हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर चरक संहिता की। और चरक संहिता के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 24 देखने वाले हैं, जो कि आपके चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 24 रहने वाला है, जिसका नाम है विधि शोणितम अध्याय। विधि शोणितम अध्याय। तो इससे पहले हमने अपने चरक सूत्र स्थान के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिनके अंदर हमारे 3 चैप्टर बचे हुए थे। चरक सूत्र स्थान 17, चरक सूत्र स्थान 24 और चरक सूत्र स्थान 26, जिनके अंदर आज हम 24 को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे। और कोई और भी चैप्टर बचा हुआ है सूत्र स्थान का, तो आप लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जो मेरा नंबर है 7289009290। ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डाउट है वो वहाँ पर आप कमेंट कर दिया करो। उसी के साथ अपना नाम और अपना कॉलेज और बैच भी शेयर कर दिया करो, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ इन फ्यूचर अगर आप कोई भी डाउट रहता है, ताकि मुझे पता रहे कौन बच्चा है। तो उस तरह से मैं यहाँ पर आपको डील करता हूँ, ठीक है। तो ठीक। और थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सूत्र स्थान की और वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और अगर हम बात करें विमान स्थान की, तो विमान स्थान में भी हम 6 चैप्टर टोटल अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक चैप्टर नंबर 4, एक चैप्टर नंबर 8। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपने पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा, वही प्रत्यक्ष अनुमान वाली बातें है। ठीक है। उसमें कोई ऐसा है नहीं। ठीक है। अगर आप फिर भी कमेंट करोगे तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। और फिर एक चैप्टर नंबर 8 बचा है, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको भी देखते हैं। और हम निदान स्थान की बात करें तो निदान स्थान में 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है। टोटल 5 चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है। तो जैसे कि बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अभी एग्जाम आने वाले हैं, नोटिस आया था अगस्त के लास्ट तक, तो मुझे जो लगता है वो सितंबर में कहीं ना कहीं स्टार्ट होंगे आपके। शायद 20-22 सितंबर से वो रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि उससे पहले आपका सूत्र, निदान और विमान स्थान कंप्लीट हो जाए। ठीक है। बाकी का तो हम अब कंप्लीट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सारी स्थान और इंद्र स्थान दोनों ही बचे हुए हैं। लेकिन जो मेन पोर्शन होता है आपका संहिता का, वो सूत्र, निदान और विमान, अगर आप इन 3 पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से संहिता के अंदर कंप्लीट पास हो जाओगे। ठीक है। क्योंकि आपका समय सारे स्थान और इंद्र स्थान से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन, कभी कभी किसी के अंदर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी के अंदर 1 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन समझ के चलो कि 5-5 नंबर में 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपका शरीर और इंद्रिय स्थान से। तो उनकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कर देना अगर आपका इंद्रिय शारीर स्थान नहीं हुआ है, तो कि आपका इतना पोर्शन छूटा हुआ है। अगर आपने सूत्र, निदान, विमान को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो यकीन करिए आपकी रोग निदान भी काफ़ी अच्छा होने वाला है और आपका संहिता पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है। और अगर बाद में मेरे को टाइम बचता है तो मैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा या बता दूंगा। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 24, विधि शोणितम अध्याय। देखो, जैसे इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, शोणित। शोणित किसका पर्याय होता है? शोणित होता है रक्त का पर्याय। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम रक्त के बारे में वर्णन करने वाले हैं, रक्त के बारे में देखने वाले हैं। जैसे ये रक्त है, अब रक्त की क्या है, पहले प्रक्रिया बताई गई है, मतलब शुद्ध रक्त की प्रक्रिया। भाई जो भी आपके अंदर रस के बाद जो रक्त बनेगा, भाई रक्त कैसे बनता है? पहले आहार खाते हो, आहार के बाद रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। हम बात कर रहे हैं रक्त तक, तो रक्त का ही समझते हैं। तो अगर आप शुद्ध आहार खाओगे, भाई अगर आप अच्छा विहार खाओगे, प्रोटीन वाली डाइट खाओगे, अच्छा शुद्ध खाना खाओगे, अच्छे विहार करोगे, अच्छी एक्टिविटी करोगे, ठीक है, व्यायाम करोगे, तो आपका जो रक्त रहेगा वो कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आप जो रहते हो आनुपदेश में रहते हो। आनुपदेश कौन सा होता है? जिनके अंदर कफ दोष प्रदान होता है। और अगर आप आनुपदेश के ही समान आहार खाओगे तो आपकी बॉडी में कफ प्रकोपित हो जाएगा, तो यानी आपका जो रक्त है वो दूषित हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर आपका रक्त आपका सही होना चाहिए तो आपका जो दोष है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी के दोष बैलेंस है, आहार विहार अच्छे है, तो आप कह सकते हो जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो रक्त है वो कैसा है? शुद्ध है। ठीक है। उस शुद्ध रक्त के हम लक्षण भी देखेंगे, और जिन व्यक्ति के अंदर शुद्ध रक्त होता है उनके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है। ये सब हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये आहार है। अब ये जो आहार है ना, इस आहार से क्या होगा? आप जानते हो कि आहार पे 2 अग्नि काम करेगी, भूत अग्नि काम करेगी, आपकी धातु अग्नि, सॉरी, भूत अग्नि काम करती है। और भूत अग्नि मतलब जो पंच महाभूत से जो आहार बना हुआ होता है वो अग्नि काम करेगी, और आपकी जठर अग्नि काम करेगी। उसके बाद ये आहार आहार रस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये इस आहार रस पे इसकी धातु अग्नि काम करेगी, तो वो आगे जाके रस किस में कन्वर्ट होता है? रक्त में कन्वर्ट होता है। समझ रहे बात को? अब देखो, अगर वो जो आहार वो डिपेंड करता है देश पर, काल पर और आपके ओक पर, यानी देश सातम्य, ओक काल सातम्य, ओक सातम्य। मतलब आपको जो आहार का सेवन करना है वो अपने देश के अनुसार करना है।
जैसे मान लो कि आपका मैंने बताया अनुदेश है, अनुदेश में कफ दोष प्रधान होता है, तो आपको इसकी विपरीत सेवन करना पड़ेगा। अगर आप मान लो भाई कफ प्रधान वाले देश में रह रहे हो और कफज ही आहार विहार खा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका कफ दोष प्रकोपित हो जाएगा, और जब भी कफ दोष प्रकोपित हो जाएगा, तो इससे जो रक्त बनने वाला है वो कैसा होगा? कहीं न कहीं दूषित होगा। तो यानी कि आपको देश के विरुद्ध करना पड़ेगा। फिर आता है काल। काल के भी देखो, काल साथी में कैसा होता है, जैसे मान लो कि काल साथ में अभी आप ठंडी चल रही है, जैसे मान लो अभी गर्मी चल रही है, बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में आप जानते हो त्रिदोष प्रकोपित रहते हैं, और जो हमारी अग्नि होती है वो भी मंद होती है, और यहाँ पर आप कैसा खाना खा रहे हो? गुरु खाना खा रहे हो। तो ये भी कैसा हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो इसमें क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल्का खाना खाना है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, जो रक्त बनेगा वो भी कैसा होगा? शुद्ध रक्त बनेगा। फिर आता है ओक्षात्म्य। ओक्षात्म्य मान लो कि अभी आपको एक घी का एग्जांपल लेते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो घी खा सकते हैं, जो गाँव वगैरह में रहते हैं, पुशअप्स वगैरह, व्यायाम करते हैं बढ़िया। कुछ ऐसे जो बाहर के लोग हैं जो 1 चम्मच घी भी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए साथ में नहीं है। या फिर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे त्रिफला है। जैसे कुछ लोगों को त्रिफला आज तक खाया नहीं होगा, पहली बार खाएँगे तो क्या पता डायरिया हो जाए, लूज़ मोशन लग जाए, ठीक है? लेकिन जैसे मेरे जैसे कुछ बच्चे होंगे, ठीक है? जो रोज़ इसको खाते हैं, तो उनको क्या, उनको नहीं लगे, क्योंकि उनके लिए सात्विक है। उसी तरह से मान लो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर का रोज़ खाते हैं, तो उनके लिए वो सात्विक हो गया। लेकिन वैसे खाना बेकार है, बाहर का खाओगे तो रक्त भी बेकार ही बनेगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि यानी कि आपको ऐसा आहार-विहार खाना है जो आपके लिए सात्विक हो। अगर वो सात्विक है, तो वो आपका जो उस रस से, उस आहार से जो रस बनेगा और रस से जो रक्त बनेगा, वो कैसा बनेगा? शुद्ध बनेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं, जो रक्त है वो हमारे प्राणों का आधार है। भाई रक्त किससे रिलेट करते हैं? ब्लड से। ब्लड के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अगर आपकी पूरी सेल्स को, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, तो हम कह सकते हैं आपकी प्राणों का आधार है या नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली है। ठीक, तो आपका बल अच्छा होगा, वर्ण अच्छा होगा, सुख अच्छा होगा और उत्तम आयु होगी। भाई बल क्यों अच्छा होगा? अगर आपकी बॉडी में अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हर एक सेल्स को एनर्जी मिलेगी, तो बल अच्छा होगा। और वर्ण अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं उसको हम रक्त से रिलेट करते हैं। कहीं न कहीं रक्त की दृष्टि होगी, तो आपका जो वर्ण है, स्किन कॉम्प्लेक्शन है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है? तो रक्त अच्छा है तो वर्ण अच्छा है, सुख अच्छा होगा, ऑब्वियस है, उत्तम आयु, और आपकी आयु भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं निदान की। रक्त की निदान कारण क्या है? कि रक्त अगर दूषित हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रक्त दृष्टि के निदान। कि अगर आपका रक्त दूषित हो गया है, तो उसके क्या-क्या निदान देखने को मिले। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक चीज़ समझो, जो रक्त है और जो पित्त है, जो पित्त और रक्त, यानी जो पित्त दोष है और रक्त है, वो कैसे रिलेशन है? आश्रय रिलेशन है। यानी कि इसके जो निदान होंगे वो सेम पित्तज के निदान भी देखने को आपको मिलेंगे। यानी तो आप ये कह सकते हो सर, जो पित्तज निदान है वही रक्तज के निदान होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पित्तज निदान पता होगा कि आप ज़्यादा उष्ण खा रहे हो, ज़्यादा तीक्ष्ण खा रहे हो, कटु का सेवन कर रहे हो, ठीक है? सूरा का सेवन कर रहे हो, शोभित का सेवन कर रहे हो, धान्य आसव का सेवन कर रहे हो, दधि का सेवन कर रहे हो, मुस्ता का, ठीक है? इनका सेवन कर रहे हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा धूप का सेवन कर रहे हो, तो ये सारे क्या है, किसको बढ़ाने वाले हैं? पित्त को बढ़ाने वाले हैं। यानी सेम जो पित्तज के निदान है, वही निदान किसके होने वाले हैं? आपके रक्तज दुष्टि के निदान होने वाले हैं। देखो, इतना कॉमन सेंस आप में अभी तक होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे वातज के निदान बोलूँ, तो वातज के निदान आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा मटर मटर का सेवन कर रहे हो, ज़्यादा व्यायाम कर रहे हो, ज़्यादा मैथुन कर रहे हो, या फिर कटु अम्ल लवण का कटु तिक्त कषाय का ज़्यादा सेवन कर रहे हो, ठीक है? रुक्ष का सेवन कर रहे हो, लघु का, शीत का, तो ये सब क्या है, कहीं न कहीं वात को बढ़ाने वाले हैं। उसी तरह से कफ के अंदर होंगे, ठीक है? तो इसमें देख सकते हो जैसे पित्त निदान होंगे, जैसे प्रदुष्टम बहु तीक्ष्णम उष्णे मगम, मतलब जो बहुत ज़्यादा मक्का, अल्कोहल का सेवन कर रहे हो, वो भी उष्ण होती है। बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण आहार-विहार खा रहे हो, बहुत ज़्यादा उष्ण आहार-विहार खा रहे हो, ठीक है? तो आप ये देखो, प्रदुष्टम बहु मतलब ऐसे आहार-विहार जो दुष्ट हो, बहु तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्ण आहार-विहार खा रहे हो, उष्ण आहार-विहार खा रहे हो, मक्का सेवन कर रहे हो, ठीक है? अति लवणम क्षारे काले, मतलब अति लवण का सेवन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्षार का सेवन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अम्ल का सेवन कर रहे हो, कटु का सेवन कर रहे हो, कुलथ की दाल, माश माश हो गया, ये सब कैसे होती है? माश किसको बोलते हैं? उड़द की जो दाल होती है, इनका सेवन कर रहे हो, तो ये भी कैसे होती है? कहीं न कहीं पित्त को बढ़ाने वाली होती है, यानी रक्त को दूषित करने वाली होती है। पिंड आलू, यानी जो आलू होता है, आलू भी क्या होता है? कहीं न कहीं आपको रक्त की दुष्टि करता है। जो मूली के आदि नाम, जो मूली होती है, ठीक है? रेडिश जिसको हम बोलते हैं, वो भी कहीं न कहीं रक्त की दुष्टि करने वाली होती है। हरितनाम, हरितनाम मतलब जो हरी सब्जियाँ होती है। दध्य अम्ल मस्तु सुक्तनाम, मतलब जो दही है, अम्ल है, मस्तु है, और ये सभी क्या होते हैं? सुक्तनाम, ये सभी क्या होते हैं? रक्त की दुष्टि करने वाले होते हैं। सुरासोवीर हो गया, बस्ता च्यातप अनलो हो गया, द्रव स्निग्धं गुरु नाम लोग, मतलब द्रव खाने की वजह से, ज़्यादा स्निग्ध, ज़्यादा गुरु खाने की वजह से, ज़्यादा धूप सेवन करने की वजह से, वात सेवन करने की वजह से, जो सुरासोवीर है वो आपने
चरक सूत्र स्थान 25 में देखे थे हमने। अगर आप इन सभी का सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके रक्त की तुष्टि देखने को मिलेगी। जितना आपको याद आता है उतना आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रक्त रोग। देखो पहले क्या हुई, निदान। पहले दुष्टि हुई, दुष्टि होने के बाद क्या होते हैं, लक्षण आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दुष्टि आने के बाद कौन कौन से रक्तज में रोग देखने को मिलेंगे। अब देखो वही रोग सेम पित्तज वाले की मुख का पाक होगा, मुख का पाक होगा, नेत्रों में लालिम आ जाएगी, जो आपकी नासिका है मुख में उसमें से दुर्गंध आने वालेगी, रक्तज गुल्म देखने को मिलेंगे। देखो जब हमने रक्तज गुल्म देखा था, यहाँ पर जो निदान देखे थे वो सेम रक्तज वाले देखे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए रक्त पित्त देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको जितने भी स्किन डिजीज, अगर आपको जितनी भी यहाँ पर स्किन डिजीज याद आ रही हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन सी स्किन डिजीज है आप खुद भी देखो, इस वीडियो को आप पॉज करके खुद भी याद करने की कोशिश कर सकते हो कि कौन कौन सी यहाँ पर स्किन डिजीज आपको याद आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, विसर्प हो गया, विद्रादि हो गया, विसर्प हो गया, विद्रादि हो गया, कंडू हो गया, फुंसिया हो गई, चकत्ते हो गए, विडिकाय हो गई, कंडू हो गया, चरमदल हो गया, ठीक। और यहाँ पर आपको रक्त में अग्निमांद, वात रक्त और अधिक पिपासा लग सकती है, स्वर भेद और आंखों के सामने अंधकार छा सकता है। ये सभी आपको यहाँ पर रक्तज रोग देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं अनुपस्थित द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय, ठीक है। देखो दो चीज होते हैं। पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब हमने संप्राप्ति पढ़ी थी, सॉरी निदान पंचक पढ़ा था, जब निदान पंचक पढ़ा था तो उसके अंदर 5 चीज देखी थी। कौन कौन सी? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। चौथा उपसय था, पांचवा संप्राप्ति थी, ठीक है। अब जो चौथा उपसय था ना, जब हमने रोग निदान के अंदर उपसय पढ़ा था तो उपसय के अंदर 2 चीज पढ़ी थी, उपसय और अनुपसय। अगर आपको उपसय का श्लोक याद है तो वो होता है गूढ़लिंग व्याधि, मतलब जो गूढ़लिंग व्याधि लक्षणम, मतलब ऐसी गूढ़लिंग, मतलब ऐसी व्याधि जिनके जो लक्षण है वो छिपे हुए होते हैं, उनको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उपसय और अनुपसय करते हैं। जैसे कॉमन सा एग्जांपल लिया था हमने, एक होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस आर ए और एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस ओ ए, ऑस्टियो आर्थराइटिस और आर ए। तो इसमें क्या करते हैं कि जो अगर इन दोनों के अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है, तो इसमें हम क्या कराते हैं कि जब भी आपको जॉइंट्स पेन होता है, अगर आपको पता करना है वो केस आर ए का है या ओ ई का है, तो वहां पर हम स्नेहन करा देते हैं। अगर स्नेहन से आराम मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ओ ई का है, यानी संधि संधिवात यानी ऑस्टियो आर्थराइटिस का है। अगर आराम नहीं मिल रहा है तो वो रोमियो आर्थराइटिस का है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है वो हम इसकी संप्राप्ति पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वात बढ़ा हुआ होता है तो वो वात को शमन कर देता है, इसलिए आराम लगता है। जबकि आर्य के अंदर क्या होता है, आम होता है और स्नेहन से और ज़्यादा आम की वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर आर्य में क्या होता है, और भी ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते थे, उपसय और अनुपसय से फाइंड आउट कर लेते थे कि कौन सी डिजीज हमारी आर है, कौन सी ओ है, यानी डिजीज को हम पता कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल था क्लोरोक्विनिन। एक क्लोरोक्विनिन करने की एक टैबलेट आती थी, तो जो पहले से चलती आ रही है और आज भी इसको देते हैं हम। तो जैसे अगर हमको पता करना है कि जो वो ज्वर है कि वो मलेरिया की वजह से है या फिर दूसरे कारण की वजह से है, ठीक है, तो उसको क्लोरोक्विन टैबलेट की वजह से देते थे उस पेशेंट को। अगर उस पेशेंट में उस टैबलेट की वजह से आराम लगता है तो हम कह देते हैं मलेरिया है, मलेरिया वाला बुखार है। अगर नहीं लगता था तो हम अदर बुखार के बारे में सोचते थे, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे थे, हम उपसर्ग अनुसर्ग से पता कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या यूज है इसका, तो यहाँ पर इसका यूज देखते हैं। देखो अगर रक्तज रोग होगा, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी रक्तज रोग, अगर रक्तज रोग कौन से, ये सारे रोग रक्तज रोग है, अगर आपको पता करना है वो रक्तज रोग है, तो उसमें आपने आपने मान लो शीत चिकित्सा दे दी, उष्ण चिकित्सा, स्निग्ध चिकित्सा, रोग चिकित्सा, ये आदि, मतलब ये जितनी भी औषधि है वो सभी आपने दे दी, फिर भी वो साध्य रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको क्या समझना है कि वो रक्तज रोग है। नहीं, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रक्तज रोग होते हैं वो बेशक साध्य है, आपको पता है साध्य मतलब वो इजीली ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो चिकित्सा देने पर भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रक्तज रोग कहेंगे, क्योंकि जो रक्तज रोग होते हैं वो आसानी से ठीक नहीं होते हैं, ठीक। फिर रक्तज रोग की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसमें 2 ही श्लोक इंपॉर्टेंट है, एक इसकी चिकित्सा का श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक शुद्ध रक्त के लक्षण का इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर आता है कुरियेच शोणितम रोगेशु रक्तपित हरि क्रियाम विरेकम उपवासम च स्त्रवणाम शोणितस्य च, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर शोणित देखो ये बताया गया है, इसमें देखो 4 चीज बताई गई है। पहली चीज बताई है रक्तपित हरियाम, मतलब रक्त रोग की चिकित्सा बताई है। रक्त रोग की चिकित्सा करने के लिए आपको पहला क्या करना है, रक्तपित हरि। रक्तपित हरि का मतलब क्या है कि रक्तपित हरि क्रियाम, ये पूरा एक पॉइंट है, मतलब आपको रक्त और पित्त को शमन करने के लिए जितनी भी चिकित्सा है, क्रिया मतलब क्या है, चिकित्सा करनी है, ठीक है। अब रक्त पित्त की चिकित्सा मतलब रक्त पित्त को आपको कम करने के लिए जितनी चिकित्सा कर सकती हो
वो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया कि रक्तपित्त नाशक आपको उपाय करना है, चिकित्सा करनी है। दूसरा होता है विरेकम और उपवासम। विरेकम मतलब कि यहाँ पर विरेचन करना है, क्योंकि विरेचन क्या है, पित्त के लिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए। एंड उपवासम, उपवासम करना है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, उपवासम हो गया। और चौथा होता है स्त्रावणतम शोणितम च, तो यानी कि जो भी जो रक्त है, जो भी रक्त का स्त्रावण हो रहा है उसको, मतलब जैसे आपने देखा होगा जो जोक वगैरह होती है, तो वो जैसे ब्लड को चूस के निकालते हैं ना, तो वो चीज़ करनी है, स्त्रावण करना है, मतलब वहां से सिक्रेट करना है ब्लड को। देखो फिर से बताता हूँ एक बार। रक्तज रोग की चिकित्सा करने के लिए आपको 4 पॉइंट बताए गए हैं। तो कुर्याच्छ शोणितम रोगेशु रक्तपित्त हरिक्रियाम, मतलब यहाँ पर जितने भी क्रियाएं, जितनी भी चिकित्साएं, जितने भी उपाय है रक्तपित्त को शांत करने के लिए, वो करने चाहिए। दूसरा विरेकम, मतलब विरेचन कराना चाहिए, और आप वैसे भी जानते हो जो विरेचन होता है वो श्रेष्ठ होता है पित्त को कम करने के लिए, ठीक है। और उपवासम, उपवास तीसरा करना चाहिए। चौथा स्त्रावणम सुनितम से, मतलब जहां पर भी रक्तपित्त की दुष्टि हुई है वहां से उस ब्लड को निकाल देना चाहिए, जैसे कि हम जलोखा के केस में करते हैं। तो ये 4 उपाय आपको करना चाहिए, सभी को श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रक्त मोचन में रक्त निकालने के प्रमाण। देखो मैंने बोला था कि स्त्रवणात् शोणितस्य है, मतलब जो भी गंदा ब्लड है, दूषित ब्लड है, उसको निकाल देना है। किससे, रक्त विस्त्रावण कर देना। कैसे करना है, वो एक जलोखा होती है, जो मतलब जिसको हम जोख बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई स्किन डिसऑर्डर है, या फिर यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर की वजह से जो रक्त दूषित हो गया है, ये मानो कि रक्त दूषित हुआ, रक्त दूषित होने की वजह से इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है वो मतलब सॉरी, स्किन डिसऑर्डर हुआ, स्किन डिजीज की वजह से यहाँ पर इतना एरिया दूषित हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एरिया दूषित हो गया, रक्तपित्त दूषित हो गया, रक्त दूषित हो गया, तो उसके निकालने के लिए मान लो ऐसे मैंने जोक लगा दी, तो वो जोक क्या करेगी, इस एरिया पर इस जो ब्लड है वहाँ को ब्लड लेटिंग कर लेती है, ब्लड को चूस लेके बाहर निकाल देती है, ठीक है। वो आप अपने पंचकर्म के अंदर देखोगे। तो रक्त मोचन में रक्त निकालने का प्रमाण, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रक्त मोशन अगर आप कर रहे हो, किसी का रक्त निकाल रहे हो, तो कितना निकालना है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो बताया गया है कि जब तक रक्त शुद्ध ना हो। मतलब कि मान लो कि अगर आप किसी का ब्लड निकाल रहे हो, कौन सा ब्लड निकालना है, जो दूषित ब्लड है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ब्लड है भाई। रक्त मोचन आप कब कराओगे, रक्त मोचन आप जब कराओगे जब किसी व्यक्ति के अंदर जो उसका जो रक्त है वो दूषित हो गया है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि किसी एक पार्ट का, हम पूरी बॉडी का नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं किसी एक पार्ट का। जैसे मान लो किसी का स्किन डिसऑर्डर हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया है, ठीक है, तो वहां का जो रक्त है वो दूषित हो गया है। तो वहां पर कितना ब्लड निकालना है, उतना ब्लड निकालना है जब तक वहां का जो रक्त है वो शुद्ध ना हो जाए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, और और जो रक्त मोशन है वो बल और दोष के अनुसार, बल और दोष के अनुसार, मतलब वो व्यक्ति का बल देख लेना है कि बल और दोष। भाई आप ये भी देख सकते हो, भाई बल कैसे देखोगे कि वो मिडिल एज में है, यंग एज में है, ठीक है, मिडिल एज में है, मतलब वही मिडिल एज वाली, यंग एज वाली, और या फिर वो बच्चे वाली अवस्था में है, जिसको हम मतलब अर्ली वाली स्टेज में है, चाइल्डहुड वाली स्टेज में है, या फिर यंग है, या फिर ओल्ड एज में है। अगर ओल्ड एज में तो आप ऑब्वियसली बात है ब्लड कम ही निकालोगे, यंग एज में ज़्यादा निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं बच्चे में थोड़ा बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो। दूसरा दोष के अनुसार भी निकालोगे आप कि दोष कौन सा है, ठीक है, कि दोष है, कफज है, मतलब दोष के अनुसार भी देखोगे आपकी कितना ब्लड निकालना है इसके, ठीक, ठीक है। तो जैसे फिर उसके बाद है कि दूषित रक्त स्थान, दूषित रक्त उत्पन्न रोग। तो ये भी बताया गया है कि आपको दूषित रक्त स्थान देखना है कि कहाँ से आपको वो दूषित ब्लड निकालना है। दूसरा, और दूषित रक्त स्थान हो गया, और उस दूषित रोग की वजह से कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है, कि भाई कौन सा स्किन डिसऑर्डर हुआ है, फोड़ा हुआ, मतलब जो मतलब किस तरह का रोग हुआ है, वो 2 चीज देखनी है। पहला क्या देखना है कि वो जो दूषित रक्त है उसका स्थान कहाँ पर है, उस दूषित रक्त से रोग कौन सा उत्पन्न हुआ है, इनका विचार करना है, तब जाके रक्त मोचन करना है, ठीक है, इतना समझ लो। और बाद में प्रैक्टिकल चीजें वो तो आप यहाँ पर पंचकर्म के अंदर यानी नेक्स्ट ड्रॉप के अंदर आप देख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि रक्त मोचन के बाद आपको क्या पथ्य है। देखो रक्त मोचन के बाद क्या पथ्य है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार थोड़ा मैं कैमरा को पास ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आपको पहले याद होगा कि जब भी आप वमन कराते थे, तो वमन कराने के बाद हम धूम्रपान कराते थे, धूमपान का सेवन कराते थे। आखिर धूमपान का सेवन क्यों कराते थे, देखो वमन किस लिए कराते थे, ताकि हम जो बढ़ा हुआ कफ है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल सके, ठीक है। और निकालने के बाद हम धूमपान कराते थे कि जो बचा हुआ जो कफ है वो धूमपान से निकल जाए। तो उसी तरह से हमने क्या कराया कि दूषित रक्त को रक्त मोशन से निकाला, दूषित रक्त को रक्त मोशन से हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत दूषित रक्त बचा हुआ है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर हम रक्त मोचन के पथ्य का सेवन कराएंगे, जैसे कि ना अति उष्ण शीत, मतलब ना ज़्यादा उष्ण देंगे, ना ज़्यादा ठंडा खाने को देंगे उसको, ठीक है।
और दूसरा लघु दीपनीय मतलब लघु आहार देंगे, दीपनीय आहार देंगे और उसको हितकारी आहार देंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अग्नि विशेष रक्षा, यानी कि अग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। बात आती है कि सर अग्नि की हमें विशेष रूप से रक्षा क्यों करनी चाहिए? कहीं न कहीं जो अग्नि होती है वो रक्त के अंदर होती है। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बॉडी का रक्त निकाल दिया जाए तो कहीं न कहीं अग्नि भी तो डिस्टर्ब हो गई होगी, और अग्नि डिस्टर्ब हो गई होगी तो उस केस में आपको ठंड लग सकती है, जो भी आहार खाओगे उसका पाचन नहीं हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि उस अग्नि का विशेष रक्षा करना चाहिए, और उस अग्नि की रक्षा करने के लिए आपको दीपनीय, पाचनीय, ठीक है, ऐसे आहार-विहार का सेवन कराना है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आता है वात आदि दूषित दुष्ट रक्त के लक्षण। ठीक है, देखो पहले क्या था, आपका केवल और केवल पित्त दूषित था। अब उस पित्त के साथ आपके जो 3 दोष होते हैं, वात दोष होता है, पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है। ठीक है, उस दूषित रक्त के साथ, सॉरी, उस दूषित रक्त के साथ पहले केवल पित्त दूषित था। अब इस दूषित रक्त के साथ अगर आपका वात दुष्ट हो जाए, पित्त दुष्ट हो जाए, तो कफ दुष्ट हो जाए, क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जौन-सा दोष उसमें मिल रहा है उसके अनुसार। देखो दूषित रक्त था, दूषित रक्त के साथ अगर वायु से दुष्ट रक्त हुआ है, मतलब वो रक्त अगर वायु से मिल रहा है, मतलब वायु उसको दुष्ट कर रही है, तो वो रक्त कैसा दिखेगा आपको? अरुण वर्ण दिखेगा, को मिलेगा, विशद देखने को मिलेगा, फैन युक्त देखने को मिलेगा, पतला देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अगर देखो मेरे अंदर, अगर मेरे ही अंदर मान लो या किसी पेशेंट के अंदर रक्त क्या हो गया? दूषित हो गया है। रक्त क्या होगा? दूषित हो गया, और उस दूषित रक्त के अंदर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कैसा पता करोगे? यहाँ से हाथ काट के देख लो, काटना नहीं है। जब आप उस हाथ को काटोगे यहाँ से, तो उसके अंदर अरुण वर्ण और ये थोड़ा पतला, थोड़ा झागदार देखने को मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि इसकी, इस दोष के अंदर, सॉरी, इस दूषित रक्त के अंदर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो पीला सा लग रहा है, काला सा लग रहा है, उष्णता से देखने को मिल रही है, और बॉडी से बाहर निकलने के बाद बहुत टाइम बाद जम रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है। और यदि वो पांडु वर्ण का पिछल देखने को मिल रहा है, तो कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज कब देखने को मिलेगी? आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगी। ये तो बस समझाने के लिए है, ताकि अगर आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो तो वहां पर आप पता कर सको कि इस जो दूषित पित्त है उसके अंदर वात का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, या कफ का इन्वॉल्वमेंट है। समझ रहे बात को? जैसे मैंने बताया कि वायु से दुष्ट रक्त है, यदि वो रक्त वायु से दूषित होगा तो अरुण वर्ण देखने को मिलेगा, विशद, फैनिक और पतला। पित्त से दूषित होगा तो पीला, काला और उष्णता, और देर से जमेगा। अब देर से क्यों जमेगा भाई? उसमें उष्णता ज्यादा है, उसमें पित्त की वजह से गर्मी ज्यादा है, थोड़ा वार्म है, तो जमेगा भी देर से ही। क्योंकि आप देखना कि जब भी आपका ब्लड निकलता है वो जम जाता है बाहर निकलने के बाद, लेकिन अगर वो देर से जम रहा है तो कहीं ना कहीं आप पता कर सकते हो। अब आप मुझे बता देना आपका जो बीटी और सीटी, जो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम है, वो कितना होता है? ठीक है, वो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। कब से दूषित रक्त, कब से दूषित रक्त, तो कब से दूषित रक्त कौन कौन से मतलब कैसे लक्षण मिलेंगे? पांडुवर्ण का मिलेगा, पिछल मिलेगा, तंतुयुक्त मिलेगा और गाढ़ा मिलेगा। फिर आता है यहाँ पर शुद्ध रक्त के लक्षण। ठीक है, अगर मैं मान लो कि अपना ब्लड ही निकाल देता हूँ, अपना ब्लड निकाल के आपको दे देता हूँ, लो भाई 250 ml चेक करके बता दो, मुझे 250 ml नहीं निकालना है। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन है, ये है कि मनुष्य के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड होता है, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, वो भी आपको बता देना है। ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी को आपको ब्लड निकाल के दे दूं, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि वो जो रक्त है वो शुद्ध है या नहीं है? कैसे करोगे? उसके लिए आचार्य चरक ने एक श्लोक बताया है। ठीक है, काफी काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहली लाइन बोलती है, तपन्य इंद्रिय गोपाम। तपन्य, तपन्य मतलब जैसे कोई सोना है, उस सोने को अगर आप तपाओगे और तपाने के बाद वो सोना शुद्ध हो जाता है उसके कलर का। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। और इंद्रगोप, इंद्रगोप क्या होता है? एक लाल प्रकार का कीड़ा होता है जो मिट्टी से निकलता है। ठीक है, उसके कलर का आपको रक्त देखने को मिलता है। ठीक है, पहला कैसा मिला है? तपनीय। भाई अगर आप सोने को गर्म कर दोगे तो कैसा होगा? लाल ही होगा ना। ऐसा बिल्कुल इस तरह का अगर आपको रक्त देखने को मिल रहा है तो कह सकते हो शुद्ध है। या फिर जो इंद्रगोप के कीड़े का जो वर्ण होता है, वर्ण होता है, अगर उसकी तरह देखने को मिला है तो कह सकते हो आप। ठीक है, एंड पगलाक्तम सन्निवम। लक्तम क्या होता है? मतलब ये जो कमल की जो डंडी होती है, या फिर जो लाल कमल होता है, जो लाल कमल होता है उसके समान अगर आपको कलर देखने को मिला है तो भी कह सकते हो। ठीक है, गुंजा फल, गुंजा फल सेवन। अब गुंजा का एक फल होता है, तो उसकी तरह अगर आपको गुंजा का एक फल होता है जिसका जो कलर होता है वो रक्त कलर का ही होता है, अगर उसके समान कलर मिला है तो भी आप कह सकते हो कि वो रक्त कैसा है? शुद्ध होता है। ठीक है, तो जय विशुद्धम विद्धि शोणितम, मतलब ये विशुद्ध विधि शोणितम। तो ये तो यह है कि विशुद्ध हो गया विधि, मतलब इन विधि से आप पता कर सकते हो जो शोणित है, जो रक्त है, वो शुद्ध है या नहीं। पहला क्या होता है? तपन्य। दूसरा क्या होता है? इंद्र गोपाम।
तीसरा क्या होती है पगलात्मक सन्निभाम, एंड चौथा होता है गुंजाफल सेवन। यहाँ पर भी 4 पॉइंट थे और यहाँ पर भी 4 ही पॉइंट है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो श्लोक को इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये आपकी एआईपीजीटी में, अगर आप यूपीआई जो आगे एएमओ का जो एग्जाम होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आपके आगे काम आते हैं। दूसरा कि जब भी आप मान लो ये विधि शोणितम अध्याय आता है, श्लोक याद करोगे तो दोनों श्लोक याद रहते हैं। ये लिख दोगे, उसके बाद आप पूरी राम कथा लिख देना, नंबर आपको मिलने वाले हैं। श्लोक नहीं लिखोगे तो राम कथा लिखोगे, नंबर मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। श्लोक काफी मैटर करते हैं, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, शुद्ध रक्त के क्या लक्षण होते हैं। शुद्ध रक्त के लक्षण क्या है? तपन्यम इंद्रिय गोपाम, मतलब जिस तरह से कोई स्वर्ण को तपा कर, स्वर्ण को तपा देती है और उसका जो ऐसा कलर होता है, ऐसा रक्त होना चाहिए, ऐसे कलर का दिखे तो। एंड इंद्रिय गोपाम, जो लाल प्रकार का जो कीड़ा होता है उसकी तरह अगर हमें रक्त दिखता है तो भी शुद्ध मानेंगे। और पगलाक्तक, मतलब जैसे कि लाल कमल का एक होता है, मतलब कमल एक लाल कलर का होता है, उसकी तरह अगर देखने को मिल रहा है तो हम शुद्ध रक्त कहेंगे। एंड गुंजा फल सेवन, और गुंजा फल जैसे रक्त कलर का होता है उसके कलर समान मिल रहा है तो भी हम क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त कहेंगे, ठीक है। ऐसे याद करोगे, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर टी ले लेना, यहाँ से आई ले लेना, यहाँ से पी ले लेना, यहाँ से जी लेना, TIPG। TIPG कर लो, नहीं तो ऐसे करो, जैसे AIPGT होता है ना, AIPGT होता है, ठीक, AIPGT होता है। तो यहाँ पर देखो IPG तो सेम है, IPG सेम है, तो इस टी को केवल आप एक को हटा के यहाँ पर ले आओ तो TIPG। तो इस तरह से कर सकते हो कि तपन्य इंद्रिय गोपाम पगलात्मक पगलातम सन्निभाम और गुंजाफल सेवन, और ये तो आप याद कर सकते हो विशुद्ध विधि सुनेतम, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति के लक्षण, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शुद्ध रक्त हो। देखो दोनों में अंतर है। पहला क्या था कि पहले हम यहाँ पर खून का टेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल ब्लड टेस्ट कर रहे थे, पता लग रहे थे कि यह जो ब्लड है वो शुद्ध है या नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर वो शुद्ध ब्लड होगा उसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसका वन प्रसन्न होगा, इंद्रिया अच्छी होंगी, इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण कर रही होंगी, जठर अग्नि अच्छे से काम कर रही होगी, मल का उचित रूप से होगा, सुख का युक्त होगा, पुष्टि बल से युक्त होगा, ठीक है। कॉमन से है, आप लिख सकते हो, ठीक। समझ रहे हो? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं।